गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, संवहन वेग क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है यानी कि शीतलन समय क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि धारा घनत्व और संवहन वेग के बीच में क्या संबंध होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये पूछा था कि सर आपने ओम्स लॉ के बारे में बता तो दिया लेकिन आपने इसको प्रूफ नहीं किया था। तो आज वो प्रूफ होने वाला है कि ओम्स लॉ को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। इट मीन्स कि हम लोगों ने ये तो लिख दिया था कि V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन यहाँ से V और I में समानुपाती रिलेशन होता है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यानी कि R एक कांस्टेंट होता है और वह R किसके बराबर होता है, ये सब आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा कि धात्विक चालक में आवेश का संचरण यानी कि संवहन वेग, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो कैसे होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यह एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर है। और आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी अधिक होती है और वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर का काम करता है। इट मीन्स कि जब हम कंडक्टर के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देता है एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास यह एक मेटालिक कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर दिखा दिया, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी अलग अलग डायरेक्शन में है ना मूव कर रहा है, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट डायरेक्शन है, वो अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें नेट करंट का इफेक्ट जो है वो जीरो है, लेकिन यह नेट करंट का इफेक्ट तभी तक जीरो है जब उस कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई नहीं कर रहे, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो यही मेटालिक कंडक्टर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन रहेगा, ये डायरेक्शन किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि विद्युत क्षेत्र की यह दिशा है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये देखिए, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र
अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वह एक एवरेज वेलोसिटी से, एक औसत वेग से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। उसी वेग को हम लोग कहते हैं संवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इधर जाने वाला था ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर ऐसे चला आता है, ये जो ऐसे जा रहा था ये यहाँ से ड्रिफ्ट होकर ऐसे आ जाता है, ये ऊपर जा रहा था ये ड्रिफ्ट होकर इधर आ जाता है, ये इधर जा रहा था ये ड्रिफ्ट होकर इधर आ जाता है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो फिर से समझिएगा, जब किसी चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में एक औसत वेग से मूव करना चालू कर देता है। उसी वेग को हम लोग कहते हैं संवहन वेग, है ना। और इस संवहन वेग को यानी कि यह जो संवहन वेग होता है, इस संवहन वेग को हम लोग Vd से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? Vd से, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर वेग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यह हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक्सेलरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग यहां से देखना चाहते हैं, ठीक है। वो देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। यह हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इसका एक फिगर बना रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र ई आरोपित किया जाता है, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र ई आरोपित किया जाता है, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर? लेफ्ट टू राइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये है राइट टू लेफ्ट, है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F बराबर क्या होता है आप बता सकते हो? F बराबर होता है Q इंटू E, है ना, Q इंटू E। तो यहां पर चार्ज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर चार्ज के रूप में कौन है बताइए? इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम यहाँ Q के जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस E। तो माइनस E और यहाँ पर क्या लिखेंगे? E लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया F बराबर माइनस E इंटू E, है ना। उसके बाद न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, देखिए नियम से हम क्या देखते हैं कि F बराबर होता है ma। तो m किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके पास मास होगा, यानी कि इस इक्वेशन को हम 1 ले लेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो m e इंटू a और इस पे इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो अब यहां से देखिए, हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है? E है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल, यानी कि फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? माइनस E इंटू E।
ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम देख रहे हैं कि F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए, एंड ए इज एक्सेलरेशन, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब यह दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि माई एम ई इंटू ए बराबर माइनस ई इंटू ई। तो अब यहां से ए का वैल्यू आप ले सकते हैं और ए बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो एम ई को इधर ले आइए, तो माइनस ई इंटू ई बटा एम ई, है ना, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो गया, तो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अभी याद रखना है, आपको आगे अभी काम देगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। तो जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, तो चालक के फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में एक औसत वेग से गति करने लगता है, जिस वेग को हम लोग संवहन वेग कहते हैं। इसे वीडी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझने के बाद, है ना, संवहन वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। क्या निकालना है, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। तो रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकलेगा, तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना चालू किया, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना चालू किया, है ना, और ये यहां से लेकर यहां तक गया, पता चला कि यहां पर एक आयन था, उससे टकरा गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको जितना समय लगेगा, यानी कि दो क्रमवर्ती, दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय होता है, उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स है, यह इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा नहीं रहा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, वह आराम से जा रहा है, लेकिन जैसे वो किसी से टकरा गया, इसका मतलब कि उसका रिलैक्सेशन टाइम खत्म हो गया। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन के गति करने के क्रम में दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय होता है, उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, यानी कि हम लोग उसको कहते हैं शिथिलन समय, ठीक है, शिथिलन समय यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम यानी कि शिथिलन समय, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं टाउ से। किससे, टाउ से। ये ऐसे लिखकर ऐसे लिखा जाता है टाउ, ठीक है। तो हम लोग इससे टाउ से इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं कि यदि रिलैक्सेशन टाइम टी है, सॉरी टाउ है ना, माना कि संवहन वेग, है ना, संवहन वेग बराबर वीडी, ओके। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि संवहन वेग कितना है, वीडी, और ये रिलैक्सेशन टाइम ले लीजिए, है ना, शिथिलन समय। तो ये ले लेते हैं शिथिलन समय बराबर, हम कितना ले लेते हैं, तो शिथिलन समय को हम लोग क्या लिखते हैं, टाउ। इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, ओके। तो यहां से वीडी अगर कैलकुलेट करना है, और इसके बाद इसका त्वरण कितना है, ठीक है, तो त्वरण कितना है, ए है। तो यहां से वीडी, है ना, वीडी बराबर हो जाएगा ए इंटू टाउ। ए इंटू कितना, टाउ, यानी कि संवहन वेग बराबर ए इंटू टाउ हो जाएगा। तो यहां से वीडी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वीडी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का एक्सप्रेशन यहां से देखिए, माइनस ए इंटू कैपिटल ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, टाउ के साथ, ओके। तो ये हमारा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई, है ना, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये एक्सप्रेशन अभी हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिस वेग से वो गति कर रहा है। मान के चलिए कि इस कंडक्टर को पार करने में, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया टाइम जो है वह t है।
माना कि चालक को पार करने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया समय डेल्टा टी हो तो चालक की लंबाई, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे। देखिए, यानी कि माना कि सपोज दैट कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, डेल्टा टी है, तो कंडक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा वो देखिए। तो कंडक्टर का जो लेंथ हो जाएगा L बराबर हो जाएगा, देखिए ऐसे भी जनरल फॉर्मूला बताइए ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है, Vd है, तो Vd इंटू, है ना, Vd इंटू डेल्टा टी। तो अब बताइए लेंथ कितना हो जाएगा कंडक्टर का, तो कंडक्टर का लेंथ आप यहां से निकाल सकते हैं। तो Vd का फॉर्मूला कितना है, माइनस ई इंटू टाउ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया किसका, यह लेंथ किसका हो गया बताइए, कंडक्टर का। तो कंडक्टर का लेंथ L बराबर हो जाएगा Vd इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये Vd इंटू डेल्टा टी ये इसका लेंथ हो गया। तो आप हमें बताइए कि अगर ये इसका लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यह लेंथ को अगर हम एरिया से गुना करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यानी कि चालक का कुल आयतन यानी कि टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू ए करेंगे, L को गुना करेंगे किसके साथ, A के साथ। तो L को अगर आप A से गुना कीजिएगा, लेंथ को अगर आप एरिया से गुना कीजिएगा तो वो हमें वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए आपने लेंथ को गुना कर दिया किससे, एरिया से, तो वॉल्यूम निकल गया। तो यहां से वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, L, तो L के जगह पर क्या लिखिएगा, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद यहां से आ जाएगा टाउ, और उसके बाद डेल्टा टी बटा में कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका गुना किसके साथ, तो A के साथ, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। मान लीजिए कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n, स्मॉल n। एकांक आयतन में है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कुल आयतन में उपस्थित, देखिए एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, कितना है, n है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यानी कि कुल आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, आप यहां से ध्यान दीजिएगा, कुल आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। कुल आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n, तो इतने आयतन में कितना होगा, तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई, उसके बाद टाउ ले लेंगे रिलैक्सेशन टाइम, उसके बाद डेल्टा टी ले लेते हैं, ठीक है, डेल्टा टी।
टी हो गया, उसके बाद ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको गुना करेंगे किसके साथ, एन के साथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज यानी कि कुल चार्ज अगर हमको निकालना पड़ेगा तो कुल आवेश निकालना है डेल्टा क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस ई होता है, तो कुल इलेक्ट्रॉन तो इतना होगा, तो यानी कि कुल आवेश निकालने के लिए ई को अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस ई और माइनस ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा टाउ डेल्टा टी, और उसके बाद ए एन और बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुल आवेश निकल गया। उसके बाद विद्युत धारा की परिभाषा से बताइए, विद्युत धारा की परिभाषा से, तो विद्युत धारा की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, तो विद्युत धारा की परिभाषा से तो हम ये जानते हैं कि I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो अब बताइए डेल्टा क्यू का मान यहां निकल चुका है, डेल्टा टी से उसको डिवाइड कर देना है, तो डेल्टा क्यू कितना है बताइए, तो ई स्क्वायर ई, उसके बाद ये टाउ डेल्टा टी ए एन बटा, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी यहां पर आ जाएगा, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां से आई बराबर क्या बचेगा, ये देखिए, तो आई बराबर रिलेशन आ गया ई स्क्वायर कैपिटल ई, उसके बाद ये हो जाएगा टाउ, उसके बाद ए इंटू एन बटा में यहां से क्या आ जाएगा, तो हम यहां से देख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इस एक्सप्रेशन को देखिए, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि अगर इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई क्या है एल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई है, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में, वहां पर हमने विभव प्रवणता पढ़ाया था कि दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता, ये दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है, यानी कि V बराबर क्या था, V बटा L दैट इज इक्वल टू क्या था E। ठीक है, E बराबर क्या था V बटा L। ठीक है, तो आप यहां से इसका फॉर्मूला यानी कि E के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, V बटा L लिख सकते हैं। यदि चालक की लंबाई L यानी कि कंडक्टर का लेंथ कितना है L, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर क्या होगा V बटा L। E बराबर क्या हो जाएगा V बटा L हो जाएगा, इसीलिए I बराबर, तो I बराबर E के जगह पर क्या रख देंगे बताइए, V बटा L रख देंगे, तो यहां से I बराबर हो जाएगा E स्क्वायर, है ना, और यहां से टाउ उसके बाद A इंटू N, और उसके बाद E के जगह पर क्या लिखना है V बटा में L लिखना है, और इसका गुना किसके साथ हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये एक्सप्रेशन देखिए, है ना। अब इसमें बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। E क्या है, E बराबर, है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, तो E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यह हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, अगर उसका लेंथ नहीं बदल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहे हैं,
इसका मतलब कि ये जो कंडक्टर है ना इसका लेंथ बदलना है, ना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलना है, ना इसका टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो तो बदलता नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता ही है, दैट इज ए कांस्टेंट। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि शिथिलन समय, शिथिलन समय। तो अब ये देखिए, अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो शिथिलन समय भी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया, यानी कि ना इस कंडक्टर का ना तो हमको एरिया बदलना है, ना मोटाई बदलना है, ना इसका लेंथ बदलना है, तो ए और एल ये दोनों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब आप यहां से देखिए, ए ये भी हमारा क्या है ना, ये अनुप्रस्थ काट है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये भी हमारा क्या है? तो कांस्टेंट है। उसके बाद बताइए एन क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और उसके बाद यहां से देखिए Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद L क्या है? लेंथ है, ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि V को छोड़ाकर बाद बाकी ये सब क्या है? तो ये सब कांस्टेंट है। तो यह कांस्टेंट किसके बराबर होगा? R के बराबर। किसके बराबर? R के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू R। तो यहां से हम इसको साफ कर देते हैं। यानी कि एक रिलेशन हमें ये अभी याद रखना है Vd का, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन हमारा ये मिल गया I के लिए, एक रिलेशन ये मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन को फिलहाल अभी हम याद रखेंगे और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन अभी हम लोग चालू रखेंगे। तो ये देखिए हमारा रिलेशन क्या आ गया यहां से? तो वहां से देखिएगा रिलेशन हमारा क्या आ गया। तो यहां से हम रिलेशन को लिख लेते हैं I इज इक्वल टू, ठीक है, E स्क्वायर, उसके बाद टाउ, उसके बाद A इंटू एन V बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एन, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म दिख रहा है यहां से यहां तक, अगर इस V को अगर हम बाहर कर दे तो यहां से यहां तक ये जो है ये हमारा क्या आया? कांस्टेंट, यानी कि E स्क्वायर इंटू टाउ A N बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, है ना, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या आ गया? हमारा कांस्टेंट आ गया। तो अब आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह कांस्टेंट किसके बराबर होता है? तो 1/r के बराबर होता है। तो यह कांस्टेंट किसके बराबर होता है? 1/r के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसको r के टर्म में लिखना चाहेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा r बराबर, इसको ऊपर कर दीजिए, MEL बटा E स्क्वायर इंटू टाउ A N, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R का फॉर्मूला, R जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस मैटर को हमको समझ
समझना था कि ई स्क्वायर टाउ ए एन है ना एम ई एन ये सब कांस्टेंट है, और यह कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा 1/r के बराबर आ जाएगा। तो r किसके बराबर आ गया यहाँ से, तो r बराबर हो गया एम ई एल बटा ई स्क्वायर टाउ ए इंटू एन के बराबर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। तो यही तो हमको रिलेशन निकालना था कि I इज प्रोपोर्शनल टू क्या V, है ना, या V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यही रिलेशन हमको एस्टैब्लिश करना था जो कि ओम्स के लॉ में था। तो ये यहां से प्रूफ हो गया ओम का नियम कि I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं कि R का फॉर्मूला आ गया एम ई एल ई स्क्वायर टाउ ए इंटू एन। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जगह पर आप इस वैल्यू को अगर रख दीजिएगा तो यहां से देखिए रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू, और R का वैल्यू यहां से रख दीजिए। तो यहां से रखिएगा तो क्या आ जाएगा एम ई एल बचा ई स्क्वायर टाउ ए इंटू एन। तो यहां से कैंसिलेशन वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारा रो बराबर आ जाएगा कितना एम ई बटा ई स्क्वायर टाउ एन। ठीक है, तो ये आ गया रो, यानी कि रो किसको कहते हैं प्रतिरोधकता, रो किसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का ये फॉर्मूला हमारा एक मिल गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने I निकाला, I में हमने देख लिया कि कांस्टेंट कौन कौन है। ठीक है, और यह कांस्टेंट किसके बराबर है 1/r के बराबर है। तो यह 1/r के बराबर है, इसका मतलब r किसके बराबर होगा, तो हम इसको है ना इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर कर देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ से r का वैल्यू ये आ गया। अब r बराबर हम ये जानते हैं, तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकल गया, और सिग्मा क्या होता है प्रतिरोधकता। तो ये यहाँ से होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, ये होता है प्रतिरोधकता। चलिए, तो प्रतिरोधकता तक हम लोग समझ गए। ओके, VD ये रिलेशन अगर आप चाहो तो साइड में कहीं लिख सकते हो, जरूरत अगर पड़े। और चलिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं कहीं पर। तो VD बराबर माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, ये VD का रिलेशन है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका हम यूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब एक बात और आपको सीखना चाहिए कि 1/रो बराबर सिग्मा होता है, लेकिन खैर वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग यहां से बात कर लेते हैं धारा घनत्व की, है ना, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। किसकी बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व की हम चर्चा करेंगे। तो अब ये देखिए धारा घनत्व को जनरली हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, जे वेक्टर से। ठीक है, तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यूनिट, किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को ही हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा I/A, है ना। J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा, J बराबर क्या हो जाएगा I/A। अब देखिए I का हमने कहीं पर एक्सप्रेशन निकाला है ना, उस एक्सप्रेशन को आप जरा यहाँ पर रख लीजिए। तो I का एक्सप्रेशन आप यहां से देख लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को यहां पे रखिए। तो यहां से I बराबर इसमें संवहन वेग VD का भी वैल्यू हम चाहे तो रख सकते थे, लेकिन खैर धारा घनत्व और संवहन वेग में संबंध चाहिए, तो यहां से I
बटा ए निकालना है। तो आई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां से ध्यान दीजिए। तो आई का वैल्यू आप यहीं से ले लीजिए, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, उसके बाद टाउ ए एल, उसके बाद वी बटा एम ई और इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा। और बटा में क्या था, ए था, तो ए। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इस ए से ए को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि जे बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर टाउ, और उसके बाद ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, एन इंटू वी बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, आप इसको देखिए, माइनस ई, कैपिटल ई, तो v बटा एल के जगह पर हम क्या लिख सकते थे, तो v बटा एल के जगह पर हम e लिख सकते हैं। तो यहाँ v बटा एल को हटा के और इसके जगह पर हम चाहे तो यहाँ कैपिटल ई हम लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ई को ही हम लोग किससे रिप्लेस किए थे, v बाई एल से। तो v बटा एल के जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, तो चूंकि e बराबर क्या होता है, v बटा एल होता है, तो ये v बटा एल के जगह पर हमने e लिख दिया। अब ये देखिए इसको आप अलग कर सकते हो, हमें उतना एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे, तो उतना एक्सप्रेशन हम ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो j बराबर कितना हो जाएगा, तो j बराबर हो जाएगा माइनस ई को अलग कर दीजिए, माइनस ई, इसके साथ कैपिटल ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए हमको, रिलैक्सेशन टाइम टाउ चाहिए, बटा में क्या चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना टर्म अगर अलग आ गया तो इधर क्या क्या बच जाएगा बताइए, n बच जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर से बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से j बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं vd, तो ये हो जाएगा vd इंटू माइनस ई, है ना, इंटू एन, यानी कि j बराबर हो जाएगा माइनस ई एन इंटू vd। तो ये हो गया धारा घनत्व, ये हो गया क्या, धारा घनत्व और संवहन वेग के बीच संबंध। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाते समय हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कि j बराबर माइनस ई एन इंटू vd। ठीक है, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आप, हाँ, ये फॉर्मूला करंट का, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उसके बाद ये धारा घनत्व का फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहां से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला याद रखिए। हाँ, इसमें हम एक कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधकता का हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया है, इसमें रिलैक्सेशन टाइम नीचे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, किसकी, चालक की। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वह टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि चालक का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, चालक का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन को उष्मा ऊर्जा मिलेगा, और वह उष्मा ऊर्जा के कारण वह गतिशील होते चला जाएगा। यानी कि जो देरी से टकरा रहा था वो जल्दी जल्दी टकराएगा, और जब वह जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कि रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को हमने क्या किया, बढ़ाया। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, टेम्परेचर को हमने क्या किया, प्लस, यानी कि बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या हो गया, तो टाउ हो गया कम हो गया, तो टाउ के कम होने से रो क्या हो गया, बढ़ गया, तो रो हो गया, ये रो बढ़ गया। तो आप इस बात को समझिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम जब कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हुआ, जिसमें हम लोग धारा घनत्व और संवहन वेग के बीच संबंध देख सकते हैं। उसके बाद हमने करंट के लिए फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ कर लिया, और यहीं से हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ओम्स लॉ कैसे डिफाइन हुआ है, कैसे उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारा टर्म आपको समझना है कि ये सभी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यह कांस्टेंट किस स्थिति में होगा ये भी आपको समझना है। अगर आप टेम्परेचर को बदलिएगा, लेंथ बदलिएगा, है ना,
उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल दीजिएगा, यानी कि कंडक्टर का, चालक का फिजिकल स्टेट अगर हम बदल देंगे तो फिर हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये यहाँ पर प्रूफ होता है, यानी कि ओम्स लॉ तभी प्रूफ कर सकते हैं जब हम उसका फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर 2-3 बार इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बताना चाहेंगे। ओके।